है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नया टॉपिक, दैट इज पॉपुलेशन इंटरेक्शन। जो ये चैप्टर हम पढ़ रहे थे, पॉपुलेशंस, ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशंस, तो इसमें हमने सबसे पहले जो अभी तक किया है वो हमने क्या डिस्कस किया है कि जो एनवायरमेंट है वो किस तरह से ऑर्गेनिज्म के ऊपर अफेक्ट डालता है और वो ऑर्गेनिज्म किस तरह से उस एनवायरमेंट में अडेप्ट होता है। ये चीजें अभी हम पढ़ के आए हैं। जो लास्ट टॉपिक्स जो हमारे कवर हुए हैं उनमें यही देखा हमने कि जो एनवायरमेंट है उसके कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करते हैं, और वो जो ऑर्गेनिज्म है वो किस तरह से सरवाइव करता है जब इन फैक्टर में चेंजेस आते हैं, क्या क्या उसके पास अडेप्टेशंस होती हैं। उसके बाद हमने पढ़ा पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में हमने देखा कि जो पॉपुलेशन है और ऑर्गेनिज्म, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, पॉपुलेशन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, पॉपुलेशन कैसे ग्रोथ करती है। फिर लास्ट जो टॉपिक हमने कल डिस्कस किया था दैट इज पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल्स, कि जो पॉपुलेशन है वो किस तरह से ग्रोथ करती है, जिसमें हमने दो मॉडल पढ़े थे, एक लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल और एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल। तो आज अब हमारा ये बेसिक जो लास्ट टॉपिक है वो हमारा पॉपुलेशन इंटरेक्शंस का है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये वाला, आपको बहुत अच्छा लगेगा एज कम्पेयर टू जो ऑर्गेनिज्म वाला पार्ट पढ़ते हैं, एनवायरमेंट वाला पार्ट पढ़ते हैं, उसके कंपैरिजन में ये वाला आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, क्योंकि इसमें आपके पास बहुत सारे लाइव एग्जांपल्स हैं जो आप लोग देखते भी हो। तो स्टार्ट करते हैं विद पॉपुलेशन इंटरेक्शंस। तो इसमें एक लाइन आती है, एक वर्ड आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट नो स्पीशीज कैन सर्वाइव अलोन। पॉपुलेशंस क्या होती हैं, अलग अलग स्पीशीज की पॉपुलेशंस आपको पता है कि एक एरिया में प्रेजेंट होती हैं। ऐसा हमें कभी भी देखने को नहीं मिला कि किसी भी एनवायरमेंट में, किसी भी तरह के एनवायरमेंट में सिर्फ एक ही स्पीशीज प्रेजेंट हो, ऐसा कहीं पे भी आपको देखने को नहीं मिलता, क्योंकि कम से कम एक स्पीशीज के लिए दूसरी स्पीशीज की क्या रिक्वायरमेंट होती है, उसको खाने के पर्पस के लिए, ठीक है, आपके फूड पर्पस के लिए उसको दूसरी स्पीशीज का होना वहां पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वहां पे एक दूसरी स्पीशीज भी होनी चाहिए, वहां पे प्रेजेंट होनी चाहिए। अगर हम प्लांट्स की बात कहें तो कई बार बात आती है कि जो प्लांट्स होते हैं, क्या प्लांट्स अकेले सरवाइव कर सकते हैं, क्योंकि देखो प्लांट तो खुद अपना फूड बना लेते हैं, प्लांट किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, वो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं, CO2 ले रहे हैं, वाटर ले रहे हैं, इसके अलावा जो है सनलाइट की प्रेजेंस में वो फूड बना लेते हैं। तो क्या है, जो प्लांट्स की हम बात कर रहे थे कि जो प्लांट्स होते हैं, तो प्लांट्स जो है वो तो अपना फूड खुद बना लेते हैं, तो उनका तो कोई प्रे नहीं है जिसको वो खाएं, तो क्या वो अकेले रह सकते हैं? प्लांट्स भी अकेले सरवाइव नहीं कर सकते। क्यों? प्लांट्स को भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की रिक्वायरमेंट होती है। वो कौन है उनके सर्वाइवल के लिए? दैट आर माइक्रोब्स। क्योंकि माइक्रोब्स क्या करते हैं? डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन से क्या बनते हैं? मिनरल्स। ये मिनरल्स चाहिए होते हैं प्लांट्स को, तो अगर मिनरल्स ही नहीं होंगे तो प्लांट्स ग्रो कैसे करेगा? हम कहते हैं वाटर एंड मिनरल्स आर रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। तो मिनरल्स कब अवेलेबल होंगे? जब उस एनवायरमेंट में माइक्रोब्स प्रेजेंट होंगे। तो इट मींस प्लांट्स भी, कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है दैट प्लांट्स कैन मेक देयर फूड बाय देमसेल्फ, इज देयर एनी रिक्वायरमेंट ऑफ अदर स्पीशीज फॉर देयर सर्वाइवल और नॉट? तो यहाँ पे आप आंसर करेंगे यस, देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ अदर स्पीशीज दैट आर माइक्रोब्स फॉर द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन, ठीक है, और मिनरल्स का प्रोडक्शन होगा। अब आपने देखा बहुत सारी पॉपुलेशंस वो एक दूसरे के साथ
इंटरेक्ट करती हैं अपने एनवायरनमेंट में। तो कॉमन हम उसके लिए एक वर्ड यूज कर लेते हैं, बायोलॉजिकल कम्युनिटी या बायोटिक कम्युनिटी। व्हाट इज बायोटिक कम्युनिटी? एक एनवायरनमेंट में, एक इकोसिस्टम में बहुत सारी स्पीशीज की पॉपुलेशन एक जगह पे रहती हैं, तो उसको बायोटिक कम्युनिटी कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक पॉन्ड के अंदर फिशेज भी हैं, फ्रॉग्स भी हैं, प्लांट्स भी हैं, माइक्रोब्स भी हैं और बहुत अलग ऑर्गेनिजम्स हैं। तो वो सारे मिलके, अगर हम सिर्फ लिविंग की बात करें तो लिविंग मिलके क्या बनाते हैं वहां की बायोटिक कम्युनिटी। बायोटिक मीन लिविंग कम्युनिटी। कम्युनिटी किसे कहते हैं? अलग अलग, हम कहते हैं हमारी एक कम्युनिटी है, हम अलग अलग जगह से लोग होते हैं, अलग अलग स्टेट से होते हैं, हम एक जगह पे रहते हैं, तो हम कहते हैं हमारी कम्युनिटी है ये। तो हमारी कम्युनिटी जो बायोटिक कम्युनिटी है उसमें अलग अलग पॉपुलेशन, अलग अलग स्पीशीज की पॉपुलेशन जो है एक जगह पे सर्वाइव करती है, तो उसको हम बायोलॉजिकल कम्युनिटी कहते हैं। अब जो भी इसके अंदर जो भी पॉपुलेशंस होती हैं, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, कितनी भी पॉपुलेशन एक बायोटिक कम्युनिटी के अंदर हो, वो सारी एक दूसरे से इंटरेक्ट करती हैं। इंटरेक्ट कैसे करेंगी? इंटरेक्ट करने का क्या मीनिंग है? वो एक दूसरे से रिलेटेड है, किस वे में? या एक दूसरे को बेनिफिट मिल रहा है, या एक दूसरे को नुकसान कर रही है, या दोनों को ही बेनिफिट मिल रहा है, या दोनों को ही नुकसान हो रहा है। ये इंटरेक्शंस होती हैं जो एक बायोटिक कम्युनिटी में जो है अलग अलग जो पॉपुलेशंस होती है उनके बीच में इस तरह की इंटरेक्शंस होती हैं। तो हम एक टेबल के थ्रू जो है इसको बताएंगे कि किस तरह से जो बायोटिक कम्युनिटी है वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं। अब हम देखेंगे कि कोई स्पीशीज आपस में किस किस तरह की इंटरेक्शंस शो करती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जिसमें एक स्पीशीज जो है उसको भी बेनिफिट हो रहा है और जो उसके साथ दूसरी स्पीशीज रहती है उसको भी बेनिफिट होता है। तो जब भी हम यहाँ पे बेनिफिट की बात करेंगे तो हम यहाँ पे प्लस का साइन जो है वो शो करेंगे। मीन इसको बेनिफिट है, प्लस साइन, इसको भी बेनिफिट हो रहा है इंटरेक्शन में, प्लस साइन। तो इस तरह की इंटरेक्शन को कहते हैं म्यूचुअलिज्म। आपने बहुत सारी म्यूचुअलिज्म की एसोसिएशंस पढ़ी होंगी, आपने लाइकन्स पढ़ा, आपने माइकोराइजा पढ़ा है, वो सारी की सारी म्यूचुअलिस्टिक हैं जिसमें जो दो पार्टनर्स हैं, जो दो अलग अलग स्पीशीज हैं, दोनों को बेनिफिट होता है। तो प्लस जहां पे वो बेनिफिट हो रहा है तो प्लस का साइन शो करेंगे। दूसरी इंटरेक्शन है जहां पे दोनों ही स्पीशीज को नुकसान हो रहा है या डेट्रीमेंटल है। डेट्रीमेंटल मीन लॉस में है, ध्यान रखेंगे। एक स्पीशीज भी लॉस में है, दूसरी भी लॉस में है, तो ये इंटरेक्शन होती है कंपटीशन। जब भी दो स्पीशीज के बीच में कंपटीशन होता है तो लॉस दोनों को ही होता है वहां पे। हालांकि इसमें कुछ ना कुछ बाद में एक्सेप्शंस भी मिलेंगी, लेकिन कंपटीशन में लॉस जरूर होगा, चाहे वो ज्यादा हो चाहे वो कम हो, लॉस जरूर होता है दोनों स्पीशीज को। तो यहाँ पे दिस वन इज प्योरली डेट्रीमेंटल। ये एसोसिएशन क्या है? प्योरली डेट्रीमेंटल, मीन लॉस हो रहा है दोनों को। ठीक है, थर्ड हम कर रहे हैं जिसमें एक को बेनिफिट हो रहा है और दूसरी के लिए वो डेट्रीमेंटल है। वन स्पीशीज गेट बेनिफिट एंड अदर विल बी हार्म्ड, और अदर के लिए वो डेट्रीमेंटल होगी, दैट इज प्रीडेशन। जिसमें जो प्रेडेटर होता है उसको तो फायदा होता है,
और जो प्रे होता है उसको लॉस होता है। तो दैट वन एसोसिएशन या इंटरेक्शन उसको हम कहते हैं प्रीडेशन। नेक्स्ट वन इज, ये भी एक ऐसी एसोसिएशन है जिसमें एक को बेनिफिट दूसरे को लॉस हो रहा है, दैट इज पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म में क्या होता है, जो पैरासाइट है इट गेट बेनिफिटेड और जो होस्ट है इसको लॉस होता है, ठीक है, दैट इज। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रेडेशन और पैरासिटिज्म, इन दोनों में वन स्पीशीज गेट बेनिफिट एंड दिस इंटरेक्शन इज डेट्रीमेंटल फॉर द अदर स्पीशीज, so that is known as parasitism. Next one is one get benefited and no other species is neither benefited and not harmed. उनको उसको ना तो बेनिफिट हुआ ना उसको हार्म हुआ। तो इस तरह की एसोसिएशन, ये न्यूट्रल है, ये वाला है, इसके लिए कोई फायदा नहीं ना कुछ नुकसान है, तो न्यूट्रल के लिए हम इस तरह से शो करते हैं। तो इस एसोसिएशन को कहा जाएगा कोमेंसलिज्म। ठीक है, अब आपने लोगों ने देखा होगा, मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ क्योंकि ये इंटरेक्शंस आपने अभी सुनी नहीं है, एक दो सुनी है बाकी नहीं सुनी है। कोमेंसलिज्म में क्या होता है, आपने देखा होगा जो काफी बड़े बड़े ग्रासलैंड होते हैं वहां पे कैटल्स ग्रेजिंग करते हुए जाते हैं, उनके पीछे पीछे बहुत सारे बर्ड्स होते हैं जो जहां जहां से वो जाते हैं वहां वहां पीछे वो भी जाते हैं उनके। उससे फायदा क्या होता है कि जो वो कैटल्स होते हैं तो उनसे क्या होता है, उनके हूफ से जो सोयल उखड़ के आती है बाहर, उसमें से बहुत सारे क्या निकलते हैं, वॉर्म्स वगैरह जो सोयल के अंदर होते हैं, वो क्या करते रहते हैं, खाते रहते हैं उसको। ठीक है, तो इसमें क्या है, नाइदर बेनिफिटेड नॉर हार्म्ड। किसको बेनिफिट, किसको हुआ बेनिफिट, तो उस बर्ड को हुआ, जो वो कैटल वहां ग्रेजिंग कर रहा था उसको ना तो फायदा हुआ बर्ड से, ना ही बर्ड से कोई नुकसान हुआ। तो दैट वन इज कोमेंसलिज्म। लास्ट वन, दैट इज इन विच वन इज हार्म एंड अदर इज न्यूट्रल। एक को तो हार्म हुआ, दूसरी न्यूट्रल रही, तो इस एसोसिएशन को कहते हैं अमेंसलिज्म। अमेंसलिज्म का आपको बता देती हूँ, आप पढ़ के आए हैं, मैंने आपको एंटीबायोटिक्स का टॉपिक पढ़ाया था, आपको बताया था कि जो एंटीबायोटिक्स होती हैं, कुछ जो माइक्रोब्स हैं वो सिक्रीट करते हैं टू रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रोब्स। ठीक है, तो वो सिक्रीट करते हैं, उनको हालांकि इतना कोई बेनिफिट नहीं होता, लेकिन दूसरे को हार्म हो रहा है। उस बैक्टीरिया तो खत्म हो गए, उस फंजाई को ना तो कोई बेनिफिट मिला ना ही कोई हार्म हुआ उसको। ठीक है, वो तो वही एज इट इज ग्रो करती रही। दैट वन इज नोन एज अमेंसलिज्म। ठीक है, तो ये तो थी इंटरेक्शन। तो आपने यहाँ पे, अब बार बार बोल रही हूँ मैं, यहाँ पे टर्म्स आती हैं। जैसे सबसे पहले आपसे पूछा जाए, गिव एग्जाम्पल ऑफ एन एसोसिएशन वेयर बोथ स्पीशीज गेट बेनिफिटेड, दैट वन इज म्यूचुअलिज्म। फिर आपसे आए, गिव एग्जाम्पल ऑफ एन इंटरेक्शन इन विच बोथ स्पीशीज are in loss, in which interaction is detrimental for both species, so that one is competition. थर्ड आपसे पूछा जाए, one species get benefited and the other species and the interaction is detrimental to the other species, detrimental mean loss में है, तो वो वाला आपकी दो आ गई, प्रीडेशन भी और पैरासिटिज्म, जिसमें एक को बेनिफिट है दूसरे के लिए वो डेट्रीमेंटल है। फिर एक और आपसे कोमेंसलिज्म के बारे में क्या पूछा जाता है, गिव नेम ऑफ एन इंटरेक्शन बिटवीन टू स्पीशीज वेयर वन स्पीशीज इज बेनिफिटेड एंड अदर इज नाइदर हार्म्ड नॉर बेनिफिटेड, दैट इज कोमेंसलिज्म। और इन दिस इट इज एन इंटरेक्शन बिटवीन द स्पीशीज इन विच वन स्पीशीज इज हार्म्ड एंड अदर स्पीशीज इज नाइदर हार्म्ड नॉर बेनिफिटेड। तो अगर आपके ये टेबल आ जाती है समझ बच्चों के, तो वो इन क्वेश्चंस का आंसर बहुत ही इजीली कर सकते हैं। ठीक है, अब आपने एक चीज याद रखनी है कि यहाँ पे कुछ इंटरेक्शंस ऐसी हैं जिनमें जो दो स्पीशीज हैं अलग अलग, वो ज्यादातर एक साथ ही रहती हैं एक जगह पे, तो वो कौन कौन सी हैं,
इंटरेक्टिंग स्पीशीज लिव टुगेदर। टुगेदर का मतलब ये नहीं है कि मतलब वो हमेशा ही साथ में रहती हैं, लेकिन हाँ कि जब वो इंटरेक्ट करती हैं तो बहुत ही क्लोजली एसोसिएटेड रहती हैं वो। तो वो तीन है, प्रिडेशन, पैरासिटिज्म एंड कमेंसलिज्म। प्रिडेशन, पैरासिटिज्म एंड कमेंसलिज्म। अब हम म्यूचुअलिज्म की बात करते हैं। आपको लगेगा म्यूचुअलिज्म में भी तो साथ ही रहती हैं वो। म्यूचुअलिज्म में सेपरेट भी रहती हैं। फंगस है वो सेपरेट भी होती है, एल्गी है वो सेपरेट भी हो सकती है, तो वो अलग भी सरवाइव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये वाली ज्यादातर क्लोज ही रहती हैं, ये वाली एसोसिएशंस। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट इंटरेक्शन। ठीक है, यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है? ओके। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारी सबसे पहली जो एसोसिएशन है दैट इज प्रिडेशन। प्रिडेशन में हम सभी को पता है, मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, इन दिस इंटरेक्शन वन स्पीशीज गेट बेनिफिटेड एंड अदर इज हार्म्ड। जो प्रेडेटर है वो बेनिफिट होता है, उसको प्रे को हार्म होता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेक्शन है जो दो ऑर्गेनिज्म के बीच में होती है। अगर प्रिडेशन का वर्ड हमारे माइंड में आते हैं, क्या आता है सभी के? जैसे हम प्रिडेशन का सोचते हैं तो हमारे माइंड में आता है एक टाइगर और एक डियर। टाइगर उसको खाने के लिए दौड़ रहा है, पहला माइंडसेट ये आता है कि ऐसी इंटरेक्शन होती है प्रिडेशन जिसमें एक दौड़ रहा है और अपने प्रे को खाना चाहता है। लेकिन कुछ ऐसी भी प्रिडेशन के एग्जाम्पल्स हैं जो हम कभी अज्यूम नहीं करते। जैसे कि एक स्पैरो है, वो सीड्स खाती है, लेकिन हमें लगता है वो एक नेचुरल उसका फूड है, वो कोई प्रिडेशन तो नहीं है, वो किसी को मार तो नहीं रही है, बट दैट इज जस्ट सिमिलर टू दैट ऑफ प्रिडेशन। प्रिडेशन में भी क्या होता है, अब वो सीड खाएगी, वो प्लांट को लॉस कर रही है, प्लांट्स के लिए बहुत बड़ा लॉस है। जब उसके सीड्स और फ्रूट्स को वो डैमेज कर रही है तो प्लांट्स के लिए भी लॉस है। बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं जो प्लांट्स के प्रीडेटर हैं, वो उसकी सैप को खा लेते हैं, उसके लीव्स को खा लेते हैं, तो वो प्लांट्स के भी प्रीडेटर हैं। तो हालांकि लेस और मोर सिमिलर होता है। जो स्पैरो वाला एग्जाम्पल है वो भी प्रिडेशन वाला ही एग्जाम्पल माना जाता है। अब प्रिडेशन में दो मेंबर हैं, एक है प्रीडेटर और एक है उसका प्रे। क्या ये एसोसिएशन हमें देखने में लगता है एक दूसरे को खा रहा है, क्यों खा रहा है, नहीं खाना चाहिए, गलत है ना, वो खत्म हो जाएंगे सारे अगर खा लिया, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेक्शन है जो नेचर में प्रेजेंट है। अगर ये इंटरेक्शन ना हो तो हमारे इकोसिस्टम में इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो सकता है। कैसे? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिडेशन? क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंस है प्रिडेशन की? अब हम सोचें, हमें सभी को पता है कि जो प्लांट्स हैं वो फूड बनाते हैं, और जब ये फूड बनाते हैं तो ये एनर्जी बना लेते हैं अपने अंदर, इनके अंदर, फिर इसको कोई खाता है, उसके अंदर एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है। आप सभी ने 10% लॉ पढ़ा है, एनर्जी ट्रांसफर एक से दूसरे से तीसरे में होती रहती है। अगर प्लांट्स को छोड़ के बाकी कोई ऑर्गेनिज्म होता ही नहीं, तो जो इतनी एनर्जी बनाई वो इकोसिस्टम में कैसे ट्रांसफर होती? कोई चैनल नहीं था, वो चैनलाइज नहीं होती। तो जो प्रीडेटर है या जो प्रीडेशन एक इंटरेक्शन है, इट इज ए वे ऑफ ट्रांसफरिंग एनर्जी फ्रॉम प्लांट टू कंज्यूमर्स, वे ऑफ ट्रांसफरिंग
energy from plants means producers to consumers. सबसे पहले तो इसलिए एक वर्ड यूज होता है, आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे ना तो उसमें एक आता है दैट प्रीडेटर्स आर कंड्यूट्स टू फ्लो ऑफ एनर्जी. कंड्यूट्स एक वर्ड आपको यूज होगा वहां पे. मीन दे सर्व एज ए चैनल टू ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन टू अदर. तो वो एक चैनल का एक पर्पस है, एक चैनल है जिसके थ्रू एनर्जी एक से दूसरे में पास ऑन होगी. पहला बेनिफिट. दूसरा कि जो प्रेडेटर होता है वो प्रे की पॉपुलेशन को अंडर कंट्रोल रखता है. प्रेडेटर कंट्रोल द पॉपुलेशन ऑफ प्रे. जो प्रीडेटर है वो नेचर में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जिसका प्रे है उसके पॉपुलेशन को अंडर कंट्रोल रखता है. अगर प्रे की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो ये इकोसिस्टम को इनस्टेबल करके रख देती है. तो इसमें आपको एग्जांपल भी मैं दूंगी कि किस तरह से ऐसा होता है कि अगर प्रे की पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाए और वहां पे प्रीडेटर ना हो. एक ही कंडीशन है, प्रे अपने आप ऐसे नहीं बढ़ सकता. अगर वहां पे उसका प्रीडेटर ना हो तो प्रे की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी. मैं एग्जांपल दूंगी अभी आपको तीनों. इसका तो देने की जरूरत नहीं है, इसका एग्जांपल दूंगी मैं अभी जो हमने लाइव किया है. ठीक है. दूसरा बेनिफिट आपको बता दिया. थर्ड बेनिफिट इज इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग स्पीशीज डाइवर्सिटी इन कम्युनिटी. Predator helps in maintaining species diversity in an ecosystem. पहले तो आप तीनों बेनिफिट अच्छी तरह से समझ लें. पहला, they serve as a channel for transferring energy from producer to consumer. Second, वो प्रे की पॉपुलेशन को अंडर कंट्रोल रखता है ताकि इकोसिस्टम इनस्टेबल ना हो. थर्ड, प्रेडेटर क्या करता है, जहां पे ये प्रेजेंट होता है उस एरिया की डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करके रखता है. अब आप कहेंगे वो तो सिर्फ प्रे को कंट्रोल कर सकता है, बाकियों से उसका क्या मतलब है, जिनको वो खाता ही नहीं उनकी डाइवर्सिटी को कैसे मेंटेन करेगा. तो मैं इसके एग्जांपल्स देती हूँ. आप ये तीनों पॉइंट याद रखना. इसका मैं आपको लाइव एग्जांपल की रिक्वायरमेंट नहीं, सेकंड और थर्ड पॉइंट का लाइव एग्जांपल अभी आपको बताती हूँ. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं. जो सेकंड एग्जांपल, इंपॉर्टेंस का सेकंड पॉइंट मैंने दिया था कि वो प्रे पॉपुलेशन को अंडर कंट्रोल रखता है, नहीं तो इकोसिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा. तो इसका एग्जांपल है कि जब भी हम बाहर से कोई एक्सोटिक स्पीशीज को अपने किसी भी एरिया में लाते हैं तो वो क्या कर जाती है, वहां पे बहुत ही कम टाइम में वो बहुत ज्यादा नंबर उसका बढ़ जाता है क्योंकि वो एक्सोटिक है, दूसरी जगह से लाए हैं, यहाँ पे उसका कोई प्रीडेटर नहीं है उसको खत्म करने वाला है. तो क्या होगा, वो बहुत ही फास्टली ग्रो कर जाती है. तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है प्रिकली पियर कैक्टस का. प्रिकली पियर जो कैक्टस है इसको इंट्रोड्यूस किया गया था ऑस्ट्रेलिया में इन अर्ली 1920s. कहाँ इंट्रोड्यूस किया था इसको, ऑस्ट्रेलिया में इन अर्ली 1920s. तब जो है इसको वहां पे इंट्रोड्यूस किया गया था कि उस पूरे एरिया में ये थोड़ी सी अच्छी ब्यूटीफाई करती थी वहां पे. लेकिन क्या हुआ, क्योंकि इसका वहां पे कोई नेचुरल प्रेडेटर नहीं था, इट कॉजेज हैवक. ये इतनी ज्यादा स्प्रेड होगी, उनकी रेंज लैंड जो सारा एरिया था उसमें इसने इट creates havoc. ऐसा एग्जांपल आपको दूसरा भी कुछ याद आ रहा होगा जब मैं पढ़ा रही हूँ. मेरे ख्याल से
मैक्सिमम बच्चों के माइंड में चल रहा होगा। इसने क्या किया, इट कवर्स मैक्सिमम रेंजलैंड ऑफ ऑस्ट्रेलिया। बहुत दिक्कत हो गई, ये इतनी जल्दी स्प्रेड हो गई वहां पे, इसको कंट्रोल करना ही मुश्किल चला गया। तो क्या किया गया, उसके बाद इसके नेचुरल हैबिटेट में से इसका एक प्रीडेटर है, दैट इज मॉथ, कैक्टस ईटिंग मॉथ। उसको फिर हमने इंट्रोड्यूस किया ऑस्ट्रेलिया में, जिसके बाद उसको कंट्रोल किया जा सका। नेचुरल प्रीडेटर that is a moth introduced to control it. तो ये बताता है कि अगर प्रेडेटर ना हो ना कहीं पे, तो प्रे की पॉपुलेशन क्या कर सकती है, वो पूरे के पूरे इकोसिस्टम को अनस्टेबल बना सकती है। ठीक है, अब थर्ड वाला आपको एग्जांपल, यहाँ पे थर्ड वाला जो मैंने पॉइंट दिया आपको, उसका एग्जाम्पल अब एक मैं नेक्स्ट मीटिंग में थर्ड पॉइंट का एग्जाम्पल देती हूँ। इससे रिलेटेड एक और चीज आपको बताती हूँ। जब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल करने के लिए उसके नेचुरल प्रेडेटर को यूज करते हैं, तो इसके लिए एक टर्म मैंने पहले भी तुम्हें बताई है, दैट इज बायो कंट्रोल, कंट्रोल विद द हेल्प ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमने एक चैप्टर किया था, कौन सा चैप्टर है अगर आपको याद होगा, माइक्रोब्स वाला चैप्टर। ठीक है, माइक्रोब्स वाले में लिखा था माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट्स, मींस माइक्रोब्स की हेल्प से हम दूसरे ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये भी इसका हम एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा यूज करते हैं, जहां पे हम बायो कंट्रोल विद द हेल्प ऑफ प्रेडेशन, ये हम करते हैं अपनी एग्रीकल्चर में। ये आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ, तो यहाँ पे भी हमने यही किया। अब हमारा थर्ड पॉइंट जो है, जो अभी आपको मैंने बताया कि कौन सा पॉइंट है, थर्ड पॉइंट पे हमने किया कि वो वहां की डाइवर्सिटी को मेंटेन करके रखता है। अब वो डाइवर्सिटी बाकियों को कैसे मेंटेन करेगा, ये नेक्स्ट मीटिंग में स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे जो है नेक्स्ट लिंक, उसी लिंक पे दोबारा ज्वाइन कर जाएंगे, कोई भी एब्सेंट नहीं होगा अभी। मैम नेक्स्ट लिंक पे ज्वाइन कर जाएंगे बच्चे।